गांव में गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ मेहनत मजदूरी कर खुशी खुशी रहता था। उसे पैसों की बहुत तंगी थी। बेचारा अपनी पत्नी को एक वक्त भी ठीक से नहीं खिला पाता था। फिर भी वे दोनों खुशहाल जीवन जी रहे थे। राधा, जरा देखो, आज का दिन कितना सुहाना है। ऐसा लग रहा है मानो पूरी प्रकृति खुशियों से महक उठी हो। ऐसा कुछ नहीं है जी, मुझे पता है आप ये सब सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं। तो और भला मैं क्या कर सकता हूं? तुम मेरी पत्नी हो, फिर भी मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता। जिंदगी की सारी सुविधाएं तो मैं नहीं दे सकता, इसीलिए छोटी छोटी खुशियां देने की कोशिश करता हूं। आप इतने निराश क्यों हो रहे हैं? अभी हमारी हालत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन सब बदल जाएगा। भगवान सब अच्छा कर देगा। राधा, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। चलो, अब मैं लकड़ियां काटने जा रहा हूं। लौटते समय बाजार में बेच दूंगा। कोशिश करूंगा कुछ पैसे घर ले आऊं। तुम चिंता मत करना। मैं भला क्यों चिंता करूं? फायदा हो या ना हो, आप ज्यादा परेशान मत हुआ करें। जैसे हम अब तक जीते आए हैं वैसे ही आगे भी जी लेंगे। बस मैं नहीं चाहती कि आप हालात के बारे में सोच सोच कर अपनी सेहत खराब कर लें। अच्छा, अब मैं चलता हूं। शाम तक वापस घर लौट आऊंगा। ये कहकर मोहनलाल जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने चला जाता है। वह जोर जोर से आवाज लगाकर सबको अपनी ओर बुलाता है, पर कोई नहीं आता। तब मोहनलाल अपनी किस्मत पर नाराज होने लगता है। वाह रे मेरी किस्मत, तू अपना खेल खेलना कभी नहीं भूलती। रोज मैं नई उम्मीद के साथ काम करने निकलता हूं, लेकिन रोज ही खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर देती है। आज भी बाजार में इतनी भीड़ है, पर मुझसे खरीदने वाला कोई नहीं। सच कहूं तो मैं अपनी जिंदगी से हार गया हूं। बस अपनी पत्नी के लिए ही फिर से हिम्मत जुटाता हूं। चलो ठीक है, तू अपना खेल खेल ले। मैं भी देखता हूं कि तू मुझे और क्या क्या परेशानियां देगी। चल मोहनलाल, घर चल। ये क्या मोहनलाल, तुम तो बहुत उदास लग रहे हो। क्या आज भी कमाई नहीं हुई? इसमें कोई नई बात नहीं है राधा, यह तो अब रोज का हाल हो गया है। तुम हर दिन उम्मीद के साथ मेरा इंतजार करती हो और मैं खाली हाथ लौट आता हूं। मैं जानता हूं तुम कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में तुम भी बहुत उदास हो जाती हो। इन सब बातों को छोड़ दीजिए, पहले हाथ मुंह धो लीजिए। मैं अभी खाना परोस देती हूँ। ये क्या राधा, तुमने सिर्फ मेरी ही थाली लगाई है, तुम्हारा खाना कहाँ है? आप पहले खा लीजिए, मैं अपना हिस्सा बाद में खा लूंगी। मेरा मन तो तभी चैन पाता है जब घर के सारे काम निपट जाते हैं। मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। घर में इतना ही अनाज था ना? अरे पगली, मैं भला तुम्हें भूखा रहकर अपना पेट कैसे भर सकता हूं? थाली में इतना अनाज नहीं कि दोनों का पेट भर जाए, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों का मन संतुष्ट हो जाए। आओ बैठो, आज हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। मोहनलाल की बातें सुनकर राधा की आंखें भर आती हैं। फिर वह धीरे से मोहनलाल से कहती है, इतनी परेशानियों में भी आप खुश रहने का तरीका ढूंढ लेते हैं। हमारे हालात इतने मुश्किल हैं कि लोग अपनी जान भी दे दें, फिर भी आप मेरे लिए सब सह रहे हैं। अरे राधा, तुम तो आज मुझे रुला ही डालोगी। चलो, अब ये सारी बातें छोड़ो। सबके अच्छे दिन आते हैं, हमारे भी आएंगे। अब मैं सोने जा रहा हूं, सुबह फिर से लकड़ियां लेने जाना है। तुम भी अपना काम खत्म करके जल्दी सो जाना। अजी, सुनते हो? अब उठ भी जाओ, सूरज सर पर आ चुका है। कल तो आप ही जंगल जाने की बात कर रहे थे और अभी आराम से सो रहे हैं। हे भगवान, आज तो काफी देर हो गई। पता नहीं मेरी आंख कैसे नहीं खुली। मुझे जल्दी लकड़ियां तोड़कर बाजार जाना होगा, वरना अगर बाजार में भीड़ कम हो गई तो दिक्कत होगी। राधा, मैं अब जा रहा हूं। भगवान, मुझे बचाओ, मैं मर रही हूँ। अरे, ये सुनसान जंगल में किसकी आवाज आ रही है? मुझे इस आवाज का पीछा करना होगा। शायद किसी को सच में मदद की जरूरत है। फिर मोहनलाल उस आवाज का पीछा करता है। मोहनलाल एक लड़की को देखता है जो खून से लथपथ, कमजोर और लाचार है।
मोहनलाल कुल्हाड़ी उठाकर धड़कते दिल के साथ उस लड़की के पास जाता है। ये लड़की तो बिल्कुल शव जैसी पड़ी है। उसकी सांस बहुत धीमी चल रही है। अगर किसी ने इसे नहीं बचाया तो ये मर सकती है। मुझे इसे तुरंत घर ले जाना होगा, लेकिन कहीं इसे घर ले जाते हुए हम पर कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। मोहनलाल, यह सब सोचने का समय नहीं है। अब सबसे जरूरी काम है कि उसकी जान बचाई जाए। चलो, इसे लेकर तुरंत घर चलते हैं। ये लड़की कौन है? कितनी घायल है? ये आप किसको साथ लाए हैं? राधा, यह लड़की मुझे जंगल में इस हालत में मिली। पहले तो मुझे इसे घर लाने में बहुत डर लगा कि कहीं इसे कुछ हो जाए और लोग मुझे कातिल न समझे, लेकिन इसे इस हालत में छोड़ना मुझे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं लगा। आपने यह बिल्कुल सही किया। मुझे भी डर लग रहा है, पर उसकी मदद तो हमें करनी ही चाहिए। कौन है और कहां से आई है पता नहीं। पूरी खून में सनसनी है और आंखों में डर है इस बच्ची के। राधा, इसे तुरंत पट्टियां बांधो। तुम क्यों डर रही हो? डरो मत, कुछ नहीं होगा। ये जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हे भगवान, हम चाहे गरीब हैं, मगर इतने कमजोर नहीं कि एक मासूम लड़की की जान जाते हुए देख सकें। उस बच्ची पर दया कर प्रभु, उसे ठीक कर दे। फिर मोहनलाल और उसकी पत्नी दिन रात उस अनजान लड़की की सेवा करते हैं ताकि वह जल्दी स्वस्थ हो जाए। आखिरकार कुछ दिनों बाद उसे होश आता है और वह कहती है, ये मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आई? बेटी, तुम कौन हो और तुम्हें क्या हुआ था जो तुम जंगल में घायल हालत में थी? पहले ये बताइए कि आप दोनों कौन हैं? कहीं आप लोगों ने मुझे अगवा तो नहीं किया? नहीं नहीं बेटी, हमने तो तुम्हारी जान बचाई है। हम भला तुम्हें अगवा क्यों करेंगे? तुम अपनी पहचान बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ाऊंगा। नहीं, मैं अपनी असली पहचान नहीं बता सकती। पता नहीं ये लोग कौन हैं और इनकी नीयत कैसी है। कहीं सच जानने के बाद ये अपना असली रंग न दिखाने लगे। क्या हुआ तुम्हें? चुपचाप क्या सोच रही हो? हम पर भरोसा रखो, हम कोई बुरे लोग नहीं हैं। मेरा नाम अंजलि है और मैं बहुत दूर के गांव से आई हूँ। मैं कैसे घायल हुई ये मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। कोई तुम्हें सच बताने के लिए मजबूर नहीं करेगा। बस हम इतना चाहते हैं कि तुम जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे गांव ले जाऊंगा। हाँ, ठीक है। अब मेरे सामने ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं। मुझे पता है गरीब लोग सब लालची होते हैं, सिर्फ अपना ही फायदा सोचते हैं। अरे बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? हम दोनों ने तुम्हें बचाया है और तुम फिर भी हमसे ऐसे बात कर रही हो। माना कि हम लोग अजनबी हैं, मगर तुम विश्वास रखो, हम तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रहे। बेटी, तुम आराम करो, तब तक राधा तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आएगी। राधा, तुम इसका ध्यान रखना, मैं अब काम करने जा रहा हूं। इतने दिनों से काम रुका हुआ है, बहुत नुकसान हो गया है। उधर मोहनलाल अपने काम पर चला जाता है और दूसरी ओर एक राज्य में बड़ी उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि वहां की राजकुमारी गायब थी। जी हाँ, वही लड़की जो खुद को अंजलि बता रही थी, असल में वह राजकुमारी चंद्रलेखा थी। मेरी राजकुमारी का कुछ पता चला? नहीं महाराज, अभी तक राजकुमारी की कोई खबर नहीं है। पता नहीं राजकुमारी को आसमान खा गया या जमीन निगल गई। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि इतने कड़े पहरे के बावजूद रातों रात राजकुमारी महल से कैसे गायब हो गई। मुझे अपनी बेटी चंद्रलेखा की बहुत चिंता हो रही है। भगवान करे वह जहां भी हो सही सलामत हो। महाराज, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने बचपन से राजकुमारी को अपनी बेटी की तरह पाला है। मैं उन्हें कुछ भी करके ढूंढ निकालूंगा। एक तुम्हारा ही तो सहारा है सेनापति। मैं तो कब का हार मानकर बैठ जाता, पर तुमने मुझे हिम्मत दी। पता नहीं इस राज में कौन विश्वास के लायक है और कौन राजद्रोही। अब तुम ही एक उम्मीद की किरण हो जो मुझे मेरी पुत्री से मिला सकते हो। महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं राजकुमारी को महल में वापस लाकर रहूंगा और दोषी को भी ढूंढ निकालूंगा। महाराज, आप चिंता के मारे बहुत कमजोर हो गए हैं। जब तक राजकुमारी नहीं मिल जाती, आप विश्राम कीजिए। तब तक मैं हूं ना। राज्य में कोई भी दुविधा होगी तो मैं संभाल लूंगा। चलो ठीक है, तुम अब चंद्रलेखा को ढूंढने जाओ, मैं आस लगाए बैठा रहूंगा। राज्य में चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी।
हर तरफ बस राजकुमारी की ही चर्चा हो रही थी। राज्य के लोग भी राजकुमारी के लिए बहुत चिंतित थे। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत हम पर आ गई है। राज्य में भुखमरी छा रही है, सब लोग चिंतित हैं, पर राजा को कोई होश नहीं। राजकुमारी का मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो राजद्रोही हमें लूट लेगा और राज्य बर्बाद कर देगा। क्या तुम्हें राजद्रोही के बारे में कुछ पता है? नहीं नहीं, मुझे कहां से पता होगा। वो तो इतना चालाक है कि महाराज और प्रजा को लूट भी रहा है और अपनी पहचान भी छुपाए हुए है। वो तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो भगवान ही बचाए ऐसे लोगों से। हमें तो बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि राजकुमारी जल्दी से जल्दी मिल जाए और हमारे महाराज वापस अपनी गद्दी संभाल लें। सेनापति भी दिन रात राजकुमारी की खोज में लगे रहते हैं। इधर राज की हालत बहुत खराब थी और उधर राजकुमारी ने भी उन गरीब बेचारे लोगों का जीना हराम कर रखा था। वो तो राजकुमारी थी, उसके तो नखरे होने ही थे। चलिए अब जरा मोहनलाल और उसकी पत्नी की हालत देखते हैं। सुनिए, अच्छा यही होगा कि आप तुरंत इस लड़की को उसके असली घर पहुंचा दें। दिन ब दिन उसके नखरे बढ़ते ही जा रहे हैं। हम तो अपना पेट बड़ी मुश्किल से पालते हैं, अब उसकी पसंद का खाना रोज कैसे बना पाऊं? जब तक उसे मनपसंद भोजन नहीं मिलता वो खाती ही नहीं है। अब रोज रोज हम इतना सब कैसे करेंगे? समझ नहीं आता उसके इतने नखरे क्यों हैं। वो हमारी मेहमान है और मेहमान को तो भगवान का स्वरूप माना जाता है। हम चाहे खुद भूखे रह जाए या फटे पुराने कपड़े पहन ले, लेकिन हमें अंजलि का हर हाल में अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। पहले तो हमें लाचारी भरी जिंदगी दी और अब अंजलि के जरिए हमारी परेशानियों की परीक्षा ले रहा है। तुम दोनों कोई काम भी करते हो या सिर्फ आपस में बातें करके दिन गुजार देते हो? मुझे तो शुरू से ही तुम दोनों कामचोर लगे। आज मुझे शाही भोजन चाहिए, खाने का बड़ा मन है। अब मैं आराम करने जा रही हूँ। जब तक भोजन तैयार ना हो मुझे नींद से मत जगाना। ये देखिए, आप खुद ही अंजलि हुक्म देकर चली गई। अब बताइए, हमने तो आज तक दाल चावल में गुजारा किया है, अब उसे हम शाही भोजन कहाँ से ला कर दें? तुम चिंतित मत हो राधा, मैं अभी लकड़ियां बेचकर पैसे लाता हूं और थोड़ी उधारी भी ले लूंगा किसी से। अंजलि बहुत तकलीफों से गुजर रही है, अब वो हमारे घर में है, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। मोहनलाल अपनी और राधा की इच्छाएं मारकर खुद भूखा रह जाता है, लेकिन राजकुमारी अंजलि की हर जिद पूरी करने की कोशिश करता है। इतना सब देखने के बाद भी राजकुमारी का घमंड टूटता नहीं। वो रोज नए बहाने ढूंढती है ताकि मोहनलाल और राधा गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दें। लेकिन दोनों के भीतर की सहनशीलता के आगे राजकुमारी की सारी चालें बेकार हो जाती हैं और उसका पूरा षड्यंत्र धरा का धरा रह जाता है। अब मैं क्या करूं? हर चाल आजमा कर देख ली, लेकिन ये लोग मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अपनी सच्चाई भी नहीं बता सकती। कौन जाने ये सब उसी राजद्रोही के साथी हों जिसकी वजह से मैं यहाँ फंस गई हूँ। अंजलि बिटिया, ये अकेले अकेले खुद से क्या बातें कर रही हो? घर की याद आ रही है ना? मुझे बताओ कहाँ जाना है, मैं छोड़ आऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता। कहीं पिछली बार की तरह फिर से तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो जाए। अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। जब तक तुम्हें सही सलामत तुम्हारे गांव न छोड़ दूं, मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। ये अच्छा बनने का ढोंग आप किसके सामने कर रहे हैं? आप लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मैं नहीं पिघलूंगी। ऊपर से आपने मुझे यहाँ जबरदस्ती रोक रखा है, मानो जैसे कैद ही कर लिया हो। ऐसी बात नहीं है बेटी, बस हमें तुम्हारी चिंता है। चलो अब घर चलते हैं, रात होने वाली है। ये समय अकेले रहने के लिए ठीक नहीं होता। महाराज, मुझे राजकुमारी का पता चल चुका है। वह इस समय एक गांव में एक लकड़हारे और उसकी पत्नी के साथ रह रही है। मेरे गुप्तचरों ने खबर दी है कि राजकुमारी यहां आने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वे लोग उसे आने नहीं देते। महाराज, आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं तुरंत उन्हें आपके सम्मुख लाता हूं।
मेरी बेटी को तुरंत मेरे पास लाया जाए और उन दोनों को भी बंदी बनाकर प्रस्तुत किया जाए। सेनापति राजकुमारी को महल वापस ले जाने निकल जाता है। आज मैं उन्हें सच बता दूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। अब मुझसे छुपाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। क्या बात है अंजलि, किस सोच में डूबी हो? तुम्हारा चेहरा उदास लग रहा है, कहीं तुम बीमार तो नहीं? मैं राजकुमारी हूँ। तुम दोनों गरीबों ने मेरी हालत खराब कर दी। एक राजकुमारी को अपनी इस गरीब झोपड़ी में रखा। अब तुम लोगों से और गरीबी सहन नहीं होगी। मैं अपने महल जा रही हूँ। राजकुमारी की जाए हो। सेनापति, आप यहाँ कैसे? राजकुमारी, जैसे ही मुझे आपके बारे में पता चला, मैं तुरंत आपको लेने चला आया। महाराज को आपकी बहुत चिंता हो रही है। सेनापति, मुझे भी मेरे पिताजी की बहुत याद आ रही थी। अच्छा हुआ कि आप आ गए। मुझे जल्दी मेरे पिताजी के पास ले चलिए। जी राजकुमारी, आपके साथ साथ उन दोनों को भी साथ लाने का आदेश महाराज ने दिया है। तुम सब जल्दी से इस लकड़हारे और उसकी पत्नी को बंदी बना लो। हे भगवान, हमें बचा लो। सेनापति जी, हमने कोई गलती नहीं की है। राजकुमारी, कृपया उन्हें बताइए कि हमने आपकी मदद की है। राजकुमारी, कुछ तो कहिए। हाँ राजकुमारी, हमारे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? राजकुमारी बिल्कुल चुपचाप उनकी बातें सुनती है। अब देखना यह है कि राजकुमारी सच बताएंगी या अपने घमंड में दो मासूम जिंदगियां बर्बाद कर देंगी। तुम लोग चुप रहो और हमारी राजकुमारी को भरमाने की कोशिश मत करो। अब तुम्हारा फैसला महल में ही होगा। सिपाहियों, पकड़ लो इन्हें। चलिए राजकुमारी, महाराज हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पुत्री चंद्रलेखा, मेरी बच्ची, कहाँ थी तुम? पुत्री, मैं तो तुम्हें लेकर बहुत भयभीत हो गया था। कैसी हो मेरी बच्ची? पिताश्री, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल थी। पर मैंने आपसे मिलने में इतना समय लगा दिया। पिताश्री, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। नहीं पुत्री, तुम माफी मत मांगो। मुझे भली भांति पता है कि तुम्हें जबरदस्ती रोका गया था। महाराज की जय हो। महाराज, आपके कहने पर मैंने लकड़हारे और उसकी पत्नी को बंदी बना लिया है। इन पाखंडियों को मेरे सामने पेश किया जाए। महाराज, हम निर्दोष हैं, कृपया हमारा विश्वास कीजिए। हम गरीब तो मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी बिता रहे थे। हम अपने छोटे से संसार में बहुत खुश थे। हमारा तो कोई दोष नहीं है महाराज। समझ नहीं आ रहा, आखिर सच्चाई क्या है? पुत्री, अब तुम ही बताओ, क्या इन लोगों ने तुम्हारा अपहरण किया या फिर तुम्हारी भलाई की? पिताश्री, मैं भ्रमित हूँ। उस रात मैं अपनी कक्ष में चैन से सो रही थी, पर जब आंख खुली तो मैंने खुद को एक घने जंगल में जख्मी हालत में पाया। जी महाराज, राजकुमारी जंगल में बेहोश और नाजुक हालत में पड़ी हुई थी। मैंने उन्हें देखा तो अपने जीवन की भी चिंता नहीं की और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उन्हें अपने घर ले आया। महाराज, हम तो पहले ही भूख और दुखों भरी जिंदगी जी रहे हैं। हमने कभी किसी के साथ कोई बुराई नहीं की। हम तो बस गरीब मजदूर हैं, अपनी मेहनत से जीते हैं। महाराज, हमारी पुकार सुन लीजिए, हम पर कृपा कीजिए। जो कुछ हम कह रहे हैं वही सच्चाई है। चुप रहो तुम दोनों। तुम्हारी बातों में मुझे जरा भी सच्चाई नजर नहीं आती। आखिर राजकुमारी तुम्हें ही क्यों मिली? यह सब कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि एक गहरा सोचा समझा षड्यंत्र है। सेनापति, इन्हें तुरंत कारावास की सलाखों के पीछे डाल दो। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, आप गलत कर रहे हैं महाराज। दोनों बेचारे रोते, चिल्लाते और इंसाफ की दुहाई देते रह गए, लेकिन महाराज और राजकुमारी की आंखों पर भ्रम का इतना बड़ा पर्दा पड़ा था कि उनकी सच्ची फरियाद भी सुनाई न दी। समय बीतता गया और कई दिनों तक वे दोनों अंधेरी काल कोठरी में कैद रहे। वहां भूख और प्यास से निढाल होकर भी एक दूसरे को हौसला देते रहे। आखिर एक दिन सेनापति उनके पास आया। सेनापति जी, हमारी मदद कीजिए। हम दोनों बेगुनाह हैं। हमने सिर्फ भलाई की है, कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, मुझे सब मालूम है। जिसने यह पूरा खेल रचा, जिसने यह जाल बुना, उसे भला क्या नहीं पता होगा? ये आप क्या कह रहे हैं? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिर ये जाल किसने बुना है? कौन है जो हमें फंसाना चाहता है? अरे सुनो मूर्ख इंसानों,
वह राजद्रोही जिसे पूरा राज्य ढूंढ रहा है। असल में वह और कोई नहीं, मैं हूं। हां, यह कड़वा सच है। राजकुमारी का अपहरण करने वाला, उन्हें मारने की कोशिश करने वाला और जंगल में मरने के लिए छोड़ देने वाला, वह सिर्फ मैं हूं। पर किस्मत का खेल देखो, वो मरने के बजाय जिंदा बच गई। और फिर तुम नादानों ने उसे बचाकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। हां, अब तुम दोनों मेरे जाल में फंस चुके हो। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने सारी उम्र महाराज का नमक खाया है, फिर भी आज उन्हीं को धोखा दे रहे हो। यहां कोई धोखा नहीं है, ये सब तो राजनीति है। मुझे उस गद्दी पर बैठना है, राजा बनना है, और इसके लिए जरूरी है कि राजकुमारी को रास्ते से हटा दिया जाए। महाराज तो कब के मेरे गुलाम बन चुके हैं। मैं जो चाहता हूं वो आंख बंद करके मान लेते हैं। राजकुमारी बहुत ही तेज दिमाग है, इसीलिए वो मेरी राह की सबसे बड़ी रुकावट थी। इसीलिए मैंने उसे खत्म करने की कोशिश की, मगर तुम मूर्ख इंसानों ने उसे बचा लिया। ऐ लालची इंसान, क्या तुझे भगवान का जरा भी डर नहीं है? इतना बड़ा पाप करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? आखिर तू एक बेकसूर इंसान की जान लेने की हिम्मत कैसे कर सकता है? चुप कर गरीब लकड़हारे, तेरी वजह से मेरा सारा बनाया बनाया षड्यंत्र बर्बाद हो गया। महाराज की नजरों में खुद को अच्छा साबित करने के लिए मुझे मजबूरन राजकुमारी को महल वापस लाना पड़ा। तुम लोगों ने अपनी भलाई दिखा दी और खुद ही जाल में फंस गए। बताओ, मिला क्या तुम्हें नेक बनकर? भूल मत, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद ही उसी गड्ढे में गिर जाता है। मुझे अपने प्रभु पर पूरा विश्वास है, वह कभी भी बुराई को जीतने नहीं देगा। तेरी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। तू आज तक अपने राज को इतने अच्छे से छुपाता आया है, तो फिर आज हमें सच क्यों बता रहा है? मुझे तुम दोनों पर थोड़ा सा तरस आ गया है। तुम तो बेकसूर हो, मगर बेकार में मेरे खेल में फंस गए। अगर उस रात तुम्हारे पति ने चंद्रलेखा को ना बचाया होता तो यह नौबत कभी ना आती। अब तुम लोग मरने ही वाले हो, लेकिन जब तुमने मेरा गुनाह अपने सर ले ही लिया है तो तुम्हारा सच जानने का हक बनता है ना? सेनापति अपना असली खौफनाक रूप दिखाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन लकड़हारे और उसकी पत्नी को राजसभा में सजा देने के लिए बुलाया जाता है। महाराज, आप मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मेरी पत्नी को जाने दीजिए। मैं आपके चरणों में गिरता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं। महाराज, थोड़ी दया कीजिए और मेरी पत्नी राधा को मुक्त कर दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको अकेले मौत के मुंह में कैसे छोड़ सकती हूँ? हमने अपनी पूरी किस्मत साथ साथ झेली है, तो अब मृत्यु भी हम साथ ही स्वीकार करेंगे। हे प्रभु, ये कैसी लीला रच रहे हो? हम भी तो तेरे ही बनाए इंसान हैं। आज तक तूने हमें जैसी भी जिंदगी दी, हमने खुशी खुशी स्वीकार की, लेकिन आज पहली बार तुझसे कुछ मांग रहा हूं, हम दोनों को बचा ले। हम ऐसी झूठी मौत नहीं मरना चाहते। ये सब तुम्हें राजद्रोह करने से पहले सोचना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता, आज तुम दोनों को सजा जरूर मिलेगी। मोहनलाल और राधा डर से कांपते हुए चिल्ला चिल्लाकर राजा को सच बताने की कोशिश करते हैं, पर उनकी बात कोई नहीं सुनता। अब पूरा फैसला राजकुमारी के मुंह से निकले एक शब्द पर टिका है। सवाल यह है कि क्या राजकुमारी सच कहेंगी या फिर ये दोनों निर्दोष होकर भी मृत्यु दंड पाएंगे और उनके माथे पर हमेशा के लिए कातिल का धब्बा लगा रहेगा। मैं यह आदेश देता हूं कि इन दोनों को सबके सामने फांसी दी जाए, ताकि आगे से कोई भी राजद्रोह करने के बारे में सोचने की हिम्मत न करे। नहीं पिताश्री, एक क्षण रुकिए। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई थी। मैं डर गई थी कि कहीं ये लोग अपराधी न हो। पिताश्री, ये लोग सच कह रहे हैं, ये निर्दोष हैं। राजकुमारी, आप शायद इनके भोले चेहरे से भ्रमित हो रही हैं। ये लोग बहुत चालाक हैं, इन्हें दंड मिलने दीजिए। पिताश्री, असली अपराधी ये दोनों नहीं, ये सेनापति है। इसने अब तक अच्छा बनने का ढोंग किया। यही राजद्रोही है, यही राजद्रोही। ये आपकी गद्दी हड़पना चाहता है। इसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। हाँ महाराज, कल रात ये हमारे पास आकर अपनी सारी काली करतूतें बता रहा था।
लेकिन आपको मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं अब तक चुप रहा। पर राजकुमारी, आपको यह बात कब पता चली? और अगर आपको सच पता था तो अब तक शांत क्यों रही? जब ये कपटी सेनापति आप दोनों को अपनी नीच करतूतों के बारे में बता रहा था, तब मैंने सब सुन लिया था। मैं आपसे कुछ जरूरी बात कहने आ रही थी। सच कहूं तो मुझे पहले से ही आप दोनों भले और निर्दोष इंसान लग रहे थे। महाराज, आप इनकी बातों में मत आइए। ये सब मिले हुए हैं। मैं तो आपका वफादार सेनापति हूं। चुप हो जा झूठे सेनापति। मेरी पुत्री मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने तुझे इतना सम्मान दिया, अपने राज परिवार का सबसे श्रेष्ठ होने का दर्जा दिया, और तूने मेरे विश्वास का यही बदला दिया। जिसे मैंने बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला, उसी की जान लेने चला था। हाँ, हूं मैं राजद्रोही। मैंने ये सब कुछ राजा बनने के लिए किया। मेरी इतने सालों की तपस्या पर इस लकड़हारे ने पानी फेर दिया। मुझे न तो राजकुमारी से कोई संबंध था और न ही आपसे कोई स्नेह। मैं तो केवल आपका विश्वास जीतने के लिए अब तक नाटक कर रहा था। सैनिकों, इस धोखेबाज को आजीवन काल कोठरी में डाल दो, और ध्यान रहे इससे कोई भी न मिल सके। इसे एक अंधेरी सुनसान काल कोठरी में डाल दो, हमेशा के लिए। सेनापति को उसकी गलतियों की सजा मिलती है और वह कैद खाने में डाल दिया जाता है। फिर राजकुमारी और राजा अपनी भूल पर पछताते हैं कि उन्होंने निर्दोष लोगों को दंड देने में इतनी जल्दबाजी की। मुझे माफ कर देना ईमानदार लकड़हारे। मैंने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को बिना सच जाने बहुत रुला दिया। मैं अपने राजा होने का फर्ज ठीक से ना निभा सका और अपनी बेटी के कहे पर बहक गया। आप लोग आज से महल में ही काम करेंगे और यहीं रहेंगे। यही मेरा प्रायश्चित है। अगर आप यहाँ रहेंगे तो मैं समझूंगी कि आप दोनों ने मुझे माफ कर दिया। अब लकड़हारा और उसकी पत्नी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं और वे दोनों पूरी ईमानदारी से राज्य की सेवा करते हैं। तो ये थी एक दुर्घटना से जन्मी उथल पुथल की कहानी, पर अंत में सब ठीक हो गया। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिए। धन्यवाद। गांव में एक बहुत ही सुंदर बाग था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस सुंदर बाग में जाने से डरा करता था। उनका मानना था कि अक्सर बाग के उस पार वाली गुफा के अंदर से किसी जिन्न की आवाजें आती हैं, जो आते जाते लोगों को आवाजें देता है, जिससे गांव वाले बहुत डरा करते थे। एक दिन गांव के दो युवक खेत पर आपस में बात करते हुए, अरे भाई, कल मैं उस बाग की तरफ गया था। वहाँ फिर से उस जिन की वही डरावनी आवाजें आ रही थी। अरे क्यों भाई, क्या करने गए थे तुम वहाँ? क्या तुम्हें पता नहीं बाग के पास वाली गुफा में जिन रहता है? अगर वो तुम्हें कहीं कुछ कर देता तो आइंदा फिर उस बाग की तरफ मत जाना। तभी वो वहाँ से बात करते हुए खेत से चले जाते हैं। अगले दिन गांव का एक लड़का रांझा, यार इस गुफा में से आवाजें कौन देता होगा? मुझे इसके पीछे जरूर कोई राज नजर आता है। रांझा भैया, जो भी हो, लेकिन गलती से भी उस गुफा के अंदर मत जाना। लेकिन इस गुफा का रहस्य तो मैं जान कर रहूंगा। सब गांव वाले डर के साए में आखिर कब तक रहेंगे? उसके बाद शाम हो गई और रांझा और उसका दोस्त अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह सारे गांव में सन्नाटा था और रांझा के घर के बाहर उसकी लाश रखी हुई थी। सब रो रहे थे। शाम को बस ये बोल के घर से निकला था कि आज एक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मेरे रांझा की बहादुरी उसे ले डूबी। हाय मेरा बच्चा। हो ना हो, ये उस गुफा वाले जिन ने ही किया है। हाँ। उसी गांव में धन्नू नाम का व्यक्ति रहता था, जो एक व्यापारी था। उसकी दो बेटियां थीं, रीमा और सीमा। उन दोनों को रंग बिरंगे फूलों का बहुत शौक था। बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज हम गांव के बाग में चलते हैं। न जाने क्यों हमें बाबूजी उस बाग में जाने से मना करते हैं। इस पूरे गांव में एक वही जगह है जहाँ कितने सुंदर सुंदर फूल होते हैं। हाँ सीमा, वो बाग सच में बहुत सुंदर है। उस बाग में बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, लेकिन बाबूजी हमें जाने नहीं देते। वो कहते हैं गांव के बाग के उस पार एक गुफा है जो बहुत ही भयानक है।
हमारा जाना वहाँ सही नहीं होगा। लेकिन गांव की रांझा भाई की मौत के बाद तो गुफा और ज्यादा डरावनी लगने लगी है। अरे रीमा, ये सब झूठी बातें हैं, मुझे नहीं लगता वहाँ ऐसा कुछ है। और वैसे भी गांव वालों ने उस जिन्न को देखा नहीं, बस उसकी आवाज ही सुनी है। अगर सच में वहाँ कोई जिन्न होता तो क्या गांव वालों के सामने नहीं आता? हाँ, बोल तो सही रही हो सीमा, मुझे भी लगता है कि वहाँ कुछ नहीं है। चलो ठीक है, हम दोनों कल ही बाग में जाएंगे और हो सके तो क्या पता रांझा भाई की मौत का राज भी पता चल जाए। हाँ, कुछ नहीं है, वहाँ हम दोनों सुबह चलेंगे, तब तुम खुद ही देख लेना। लेकिन बाबूजी हमें नहीं जाने देंगे सीमा। कल बाबूजी सुबह किसी काम से शहर जाएंगे, उनके जाते ही हम दोनों बाग में जाएंगे। रीमा अपना सिर हिलाती हुई ठीक है। इसके बाद दोनों बहनें अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अगली सुबह। देखो मेरी प्यारी बेटियों, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और उस बाग में फूल तोड़ने मत जाना। वो जगह अच्छी नहीं है, कोई भी गांव वाला वहां नहीं जाता। पता है ना, रांझा भी वहीं जाने से मारा गया था। हम दोनों बहनें उस बाग में नहीं जाएंगी। इसके बाद धन्नू वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही दोनों बहनें उस बाग की तरफ जाने लगती हैं कि तभी एक गांव का आदमी उन्हें देख लेता है। अरे सीमा और रीमा बिटिया, तुम इस बाग की तरफ कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि बाग की उस तरफ एक गुफा है जो बहुत ही डरावनी है? वहां से अक्सर किसी जिन की आवाज आती है। अरे काका, हम दोनों बस बाग में ही जा रहे हैं, वहाँ से कुछ फूल लेकर बस अभी आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हम बाग के उस तरफ वाली गुफा में नहीं जाएंगे। चलो ठीक है बेटिया, लेकिन तुम दोनों शाम होने से पहले आ जाना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर चलने पर सीमा और रीमा देखती हैं कि दो चोर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, हम ये सही कर रहे हैं क्या? गांव वाले तो कहते हैं उस गुफा में एक जिन रहता है जो लोगों को आवाजें देता है। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है। वो गुफा गांव के सरपंच की है। मुझे तो लगता है उसमें बहुत सारा खजाना होगा। सब गांव वालों को डराने का बहाना है। बस चलो, चलकर आज देख ही डालते हैं। इसके बाद वो दोनों गुफा की ओर जाने लगते हैं। उन्हें गुफा की ओर जाता देख रीमा और सीमा भी उनके पीछे जाने लगती हैं कि तभी वो देखती हैं कि वो दोनों चोर गुफा के अंदर जाने ही वाले होते हैं कि वहाँ एक औरत आती है जो देखने में काफी भयानक होती है और उसके हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फल होते हैं। तभी वो औरत उन दो चोरों से कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? क्या तुम्हें पता नहीं इस गुफा में एक जिन्न रहता है? वो तुम्हें मार डालेगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। क्या कहा? जिन? अरे बाबा। कि तभी उस जिन्न की आवाज आती है। कौन है वहाँ? क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? अंदर आओ, निकालो मुझे यहाँ से। जिन्न की ऐसी डरावनी आवाज सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। अरे भैया, भागो, इस गुफा के अंदर तो सच में कोई जिन है, भागो यहाँ से। और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ दोबारा मत आना, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सब रीमा और सीमा देख रही थीं कि तभी वहाँ रीमा और सीमा के सामने वो औरत आ जाती है जो देखने में काफी भयानक होती है, जिसके हाथ में बहुत सारे रंग बिरंगे फल होते हैं। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? सीमा और रीमा डरते हुए, हम तो बस ऐसे ही बाग घूमने आए थे काकी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो यहीं रहती हूँ, यही बाग मेरा घर है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी चली जाओ, वरना वो जिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जाओ यहाँ से। क्या सच में बाग के उस पार वाली गुफा में कोई जिन्न है काकी? हाँ, और वो बहुत खतरनाक है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी चली जाओ। इसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है वो औरत सच बोल रही है, वो जिन्न हमें मार डालेगा। मैं नहीं जाऊंगी उस गुफा में। ठीक है, तो मेरा यही इंतजार करना। मैं सच जानना चाहती हूँ, क्या वाकई वो आवाज जिन्न की है या नहीं। इसलिए मैं तो गुफा के अंदर जा रही हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इसके बाद रीमा अकेले ही आगे चलती है।
रीमा चलते चलते उस गुफा के पास पहुंच जाती है। तभी एक आवाज उसे सुनाई देती है जो काफी भारी होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी रोते हुए इंसान की आवाज हो वो। कोई है यहाँ? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं इस गुफा में बरसों से कैद हूँ। निकालो मुझे यहाँ से। रीमा बड़ी हैरानी से वहीं खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम और क्यों मुझे आवाज लगा रहे हो? क्या तुम वही जिन्न हो जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं? क्या सच में तुम यहाँ इस गुफा में हो? हाँ, मैं जिन हूँ। मैं कई सालों से इसी गुफा में कैद हूँ। मेरी सहायता करो लड़की, मेरी बात मानो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मुझे इस गुफा से आजाद कर सकती हो। इसके बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरी सहायता करो। क्या सच में हमेशा के लिए तुम यहाँ से चले जाओगे? मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। मुझे क्या करना होगा जिन? बताओ मुझे, मैं अवश्य ही करूंगी। तभी गुफा के दरवाजे खुलते हैं और रीमा उस गुफा के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, एक बहुत बड़ी अजीब से जानवर की परछाई उसे नजर आती है जो देखने में बहुत ही डरावनी होती है। आओ लड़की, तुम्हारा जिन की इस गुफा में स्वागत है। मैं कई सालों से गुफा के बाहर आते जाते लोगों को आवाजें लगाता हूँ। सब गांव वाले डर कर भाग जाते हैं। कोई भी गांव वाला इस गुफा में आने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो जो इस गुफा में अकेली चली आई हो। क्या तुम जिन्न हो? लेकिन तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम किसी को दिखाई नहीं दे सकते हो? नहीं, मैं जिन नहीं हूँ लड़की। मैं उस जिन की परछाई हूँ। वो जिन तो इस गुफा के कैद खाने में बरसों से कैद है। वो बाहर नहीं आ सकता है। मैं उसकी परछाई हूँ। परछाई? तुम मुझे ये बताओ कि वो जिन इस गुफा में कैद क्यों है? क्या जिन्न के इस गुफा में रिहा होने का कोई मार्ग नहीं है? मार्ग है लड़की, और तुम उस मार्ग तक पहुंच सकती हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें इस गुफा के तहखाने में जिन के पास जाना होगा। वही जिन तुम्हें उसकी मुक्ति का राज बताएगा। जिसके बाद रीमा हाथ में जलती हुई एक आग की मशाल लेकर उस गुफा की ओर जाती है। जैसे ही रीमा तहखाने के अंदर जाती है तो उसे एक आग जलती हुई दिखाई देती है। वो जैसे ही उस आग के पास जाती है, हे जिन, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उसे उस जिन्न की आवाज आती है। आओ बहादुर लड़की, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम ही मुझे इस गुफा से मुक्ति दिला सकती हो। तुम्हारा इस गुफा में स्वागत है लड़की। तुम बहुत ही बहादुर हो जो इस गुफा में आई हो। मेरा नाम जिनाद है। मैं यहाँ कई सालों से बंद हूँ। मेरे सामने आओ जिन्नात, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। कि तभी अचानक से जिन्नात उसके सामने आता है जो बहुत ही डरावना होता है। एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला, जिसके सिर पर एक लंबी चोटी होती है जो काफी बड़ा होता है। रीमा के सामने वो आता है। उसे देखकर रीमा थोड़ा डर जाती है। देखो, तुम डरो मत लड़की, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मेरी मदद करने आई हो, लेकिन मेरी मदद करना इतना भी आसान नहीं है। तुम एक बार और सोच सकती हो। क्या तुम वाकई मेरी मदद करना चाहती हो? लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? और तुम यहाँ कैद कैसे हुए? बताता हूँ। बहुत साल पहले इस गुफा में एक औरत रहती थी। वो बहुत गरीब थी। वो गुफा के बाहर वाले बाग से फल तोड़ा करती थी और उन्हें ही खाया करती थी। एक दिन उसने बाग के सारे फल तोड़ लिए और यहां इस गुफा में लेकर आ गई। उन्हीं फलों के बीच एक रहस्यमयी फल भी था जो बहुत ही चमकदार था और जिस पर मेरी नजर थी। वो फल मेरी उम्र 100 साल और बढ़ा सकता था।
लेकिन मैं उस फल को तब तक नहीं छू सकता था जब तक कोई इंसान उस फल को उसके पेड़ से तोड़ ना ले। एक दिन वो औरत चमकदार फल को उसके पेड़ से तोड़कर इस गुफा में ले आई। जब मैंने देखा तो मैं उसके पीछे इसी गुफा में आ गया और मैंने उससे कहा कि हे औरत, तुम जो बाग से सबसे सुंदर और चमकदार फल तोड़कर लाई हो वो मुझे दे दो। इसके बदले में तुम जो भी 2 इच्छाएं मांगोगी वो पूरी होंगी। ठीक है, मैं तुम्हें वो फल दे देती हूँ, लेकिन मेरी 2 इच्छा है। पहली ये कि तुम मुझे वरदान दो, आज से ये बाग मेरा होगा, और दूसरी ये कि तुम इस गुफा में ही कैद रहोगे ताकि इस बाग में कोई भी तुम्हारे डर से ना आ सके और हमेशा के लिए मैं ही इस बाग में राज करूं। वो औरत मुझे फल तो दे देती है, उस फल से मेरी उम्र तो 100 साल बढ़ गई, लेकिन उस औरत को दिए गए वरदान की वजह से मैं यहीं कैद हो गया। तब से ही मैं इस तहखाने में कैद हूँ। क्या अब से पहले किसी ने आपको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की? इससे पहले गांव के एक लड़के ने मुझे बचाने की हिम्मत दिखाई थी, लेकिन जैसे ही वो लड़का उस चमत्कारी फल को लेकर गुफा में आ रहा था, तभी उस बूढ़ी औरत ने उसको मौत के घाट उतार दिया और सारे गांव में बात फैल गई कि मैंने उसको मारा है। हाँ, वो लड़का हमारे गांव का रांझा भैया थे, उसको उस बूढ़ी औरत ने मारा। मैं आपको यहाँ से आजाद जरूर करवाऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ से आजाद कराने के लिए करना क्या होगा? तुम्हें यहाँ से उस बाग में जाना होगा। वहाँ तुम्हें उस बाग में रहने वाली उसी औरत की झोपड़ी दिखेगी जिसके कारण मैं इस गुफा में कैद हूँ। तुम्हें उसकी झोपड़ी में जाना होगा। वहां से तुम्हें सबसे सुंदर और चमकदार फल लाना होगा। मेरी मुक्ति का राज उस फल में ही कैद है। ध्यान रखना बहादुर लड़की, उस औरत की झोपड़ी में कोई नहीं जा सकता है। जब वो सो रही होगी तुम्हें तब ही जाना होगा और उसकी फलों की टोकरी में से सबसे चमकता फल लेकर आना होगा। उसी फल में तुम्हें मेरी मुक्ति का राज मिलेगा, लेकिन तुम्हें यह काम बड़ी होशियारी से करना होगा। अगर उस औरत को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ठीक है जिन, मैं तुम्हारे लिए वो चमकदार फल जरूर लेकर आऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बहादुर लड़की। इसके बाद रीमा वहाँ से बाग में जाती है और उस औरत की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगती है। रीमा देखती है कि उस औरत की झोपड़ी में कोई नहीं है। वो इधर उधर देखती है और उस झोपड़ी के अंदर चली जाती है। रीमा अंदर जाकर देखती है कि बहुत सारे फल उस औरत की झोपड़ी में रखे हैं। अरे ये तो कितने सारे फल हैं, लेकिन इन सब में कोई भी फल बहुत ज्यादा नहीं चमक रहा। तभी अचानक रीमा देखती है कि वही औरत अपनी झोपड़ी की तरफ आ रही है। ये देखते ही रीमा दरवाजे के पीछे छुप जाती है। वो औरत अपनी झोपड़ी में आती है और उसके हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें बहुत सारे फल रखे होते हैं। वो अपनी टोकरी एक टेबल पर रख देती है और पास ही पड़ी चारपाई पर सो जाती है। ये देख थोड़ी देर बाद रीमा बाहर आती है और उन फलों की टोकरी में से सबसे चमकता फल देखती है। लगता है यही वो चमकदार फल है जिसके बारे में वो जिन बात कर रहा था। रुको लड़की, तुम मेरा ये जादुई फल लेकर कहाँ जा रही हो? मुझे मेरा फल वापस करो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। रीमा ये सुनकर डर जाती है। मुझे फल ले जाने दो काकी, मैं इस फल को उस जिन्न को देकर उसे उस गुफा से आजाद कराना चाहती हूँ ताकि सारे गांव वाले बिना डरे यहाँ सकें। मुझे इस फल को लेकर जाने दो काकी। क्या कहा लड़की? तुम मेरी कई सालों की मेहनत पर पानी फेर देना चाहती हो? उस जिन्न के रिहा होते ही ये सब गांव वाले मुझे इस बाग से निकाल देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे ये चमकदार फल वापस करो। ये सुनकर रीमा वहाँ से उस फल को लेकर भागने लगती है और वो औरत भी उसके पीछे ही भागने लगती है।
रीमा भागते भागते उस गुफा में पहुंच जाती है। जैसे ही वो गुफा में पहुंचती है, वो जादुई फल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, जिसके गिरते ही तोते में बदल जाता है। रीमा ये देखकर हैरान हो जाती है। तभी वो औरत वहाँ आ जाती है। ये तुमने क्या किया लड़की? इस जादुई फल को नीचे गिरा दिया और अब ये तोता तुम्हें उस जिन्न की आजादी का सबसे आखिरी रास्ता बताएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो औरत रीमा को जैसे ही अपने हाथों से मारने आगे बढ़ती है, वो औरत अचानक से आग में जलने लगती है, जिसे देख रीमा हैरान हो जाती है। तभी एक आवाज सुनाई देती है जो उस जिन्न की परछाई की होती है। डरो मत बहादुर लड़की, इस लालची औरत को इसके किए की सजा मिल चुकी है। अब तुम्हें अपनी मंजिल का आखिरी पड़ाव पार करना है, जिसमें ये तोता तुम्हारी मदद करेगा। तभी अचानक से वो तोता उड़ने लगता है और गुफा में उसी तरफ भागने लगता है जहाँ वो जिन्न कैद था। रीमा भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वो तोता एक छोटी सी खिड़की के पास जा बैठता है जो काफी चमक रही थी। तभी तोते की आवाज आती है। सुनो बहादुर लड़की, तुम्हें इस चमकदार खिड़की को खोलना होगा, जिसकी चाबी तुम्हें ढूंढनी होगी। मैं तुम्हें 2 रास्ते बताऊंगा, जिस पर चल के तुम्हें इस खिड़की को खोलने वाली चाबी मिलेगी। लेकिन 2 रास्तों में से तुम्हें कोई एक रास्ता चुनना होगा। पहला रास्ता एक गुलाब के फूल की तरफ जाता है जो बाग की तरफ है। दूसरा रास्ता एक अंधेरे की तरफ है जो इसी गुफा में उस तहखाने की तरफ जाता है जहां वो जिन कैद है। जाओ और अपना रास्ता चुन लो। रीमा काफी देर सोचने के बाद, मैं गुफा वाला रास्ता ही चुनूंगी जो अंधेरे की तरफ जाता हो। जिसके बाद रीमा गुफा की ओर चलने लगती है कि तभी रीमा को एक सिक्का दिखाई देता है। अरे, ये इतना चमकता हुआ सिक्का यहाँ कैसे आया? और ये सिक्का इतना चमक क्यों रहा है? रीमा जैसे ही वो सिक्का हाथ में उठाती है, पूरी गुफा में रोशनी हो जाती है। अरे, ये तो पूरी गुफा में रोशनी हो गई। तभी वो सिक्का अचानक उड़ने लगा। अरे, ये सिक्का उड़ क्यों रहा है? रीमा उस सिक्के के पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी दूर चलने पर रीमा देखती है कि 4 चाबियां अलग अलग रंग की थीं, जो हवा में उड़ रही थीं। अरे, ये तो वही चाबियां हैं जिसके बारे में वो तोता बता रहा था। लेकिन अब इनमें से सही चाबी कौन सी होगी, ये कैसे पता चले? तभी रीमा को एक आवाज आई जो उस जिन्न की परछाई की थी। बहादुर लड़की, तुम्हें इनमें से एक चाबी उठानी है। याद रखना, तुम्हें एक सही चाबी उठानी है। लेकिन याद रहे, तुम्हें बड़ी होशियारी से ही एक चाबी उठानी होगी। अगर तुमने गलती से गलत चाबी चुन ली तो ये चारों चाबियां गायब हो जाएंगी और तुम कभी भी जिनको आजाद नहीं कर पाओगी। ये सुन रीमा हैरान हो जाती है। क्या? हे भगवान, ये किस दुविधा में डाल दिया है। अब मैं कैसे इन चारों चाबियों में से सही चाबी चुनूं? काफी देर सोचने के बाद रीमा देखती है कि चारों चाबियों में से एक चाबी बहुत बड़ी थी, जो लाल रंग की थी, और जिस चमकदार फल के गिरने से वो तोता बना था, वो भी लाल ही रंग का था। रीमा समझ गई कि लाल वाली चाबी चुननी है। उसके लाल चाबी चुनते ही बाकी सारी चाबियां गायब हो गईं। और तभी फिर से जिन्न की परछाई की आवाज आई। शाबाश बहादुर लड़की, तुम्हारी सूझबूझ की वजह से आखिरकार तुमने बिल्कुल सही चाबी चुन ली। अब जाओ उस खिड़की के पास और खोल दो उसे। रीमा उसी खिड़की के पास जाती है। और देखती है कि अभी भी वो तोता उस खिड़की के पास ही बैठा था। ये देखो, मैं इस खिड़की की चाबी ले आई हूँ। तुम वाकई बहुत बहादुर हो लड़की। अब तुम इस चाबी से इस खिड़की को खोल दो। रीमा जैसे ही उस चाबी को खिड़की में लगाती है, खिड़की अचानक से खुल जाती है। रीमा देखती है उस खिड़की के बाहर बहुत रोशनी थी, जिसकी चारों तरफ बहुत सारे चमकदार फल चमक रहे थे और बहुत सारी तितलियां उनके पास मंडरा रही थीं। वो तोता उस खिड़की में उड़ता हुआ चला जाता है
और तोता खिड़की के बाहर जाते ही उस जिन्न में बदल जाता है जो कई सालों से गुफा में बंद था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़की, तुमने मुझे इस गुफा से आजाद कर दिया। तुम एक निडर और साहसी लड़की हो। तुम जो भी मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या सच में अब तुम आजाद हो गए हो? अब तुम इस गुफा में नहीं हो। अब सब गांव वाले यहाँ आ सकेंगे। मैं और मेरी बहन भी अब बाग में आ सकेंगे कभी भी। हाँ बहादुर लड़की, अब किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इस गुफा से बाहर आ गया हूँ अपनी दुनिया में। अब मैं किसी को आवाजें नहीं दूंगा। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। तुम्हारी ही वजह से मैं आजाद हो पाया हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? जिन, मैं कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम सच में मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो गुफा के सामने वाले बाग से मुझे बहुत प्यार है। इसमें रंग बिरंगे फूल मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि ये बाग हमेशा ऐसे ही खिलखिलाता रहे, इसके फूल कभी न मुरझाएं। ठीक है बहादुर लड़की, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अब ये बाग हमेशा यूं ही रहेगा, कभी भी मुरझाएगा नहीं। तुम अब जब भी इस बाग के फूलों को देखोगी तो ये हमेशा खिले रहेंगे। अच्छा, अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद वो जिन्न गायब हो जाता है और खिड़की बंद हो जाती है। रीमा जब गुफा से बाहर निकलती है तो सब गांव वाले धन्नू और सीमा बाहर खड़े होते हैं। अरे मेरी बिटिया, आ गई तू वापस। उस जिन ने तुझे कुछ किया तो नहीं? आखिर क्यों गई थी तू उस गुफा के अंदर? अगर वो जिन तुझे मार डालता तो क्या करता मैं? दीदी, तुम ठीक तो हो ना? क्या सच में तुम्हें उस जिन्न ने कुछ नहीं किया? बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अंदर कोई जिन्न नहीं है। इस गुफा के अंदर जो जिन्न था अब वो हमेशा के लिए इस गुफा से चला गया है। अब आप सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब कोई भी यहाँ आ सकता है। अरे क्या बोल रही हो रीमा बिटिया? आखिर कहाँ गया वो जिन जो आते जाते लोगों को आवाजें दिया करता था? रीमा गांव वालों को सारी बात बताती है। थोड़ी देर बाद गांव वाले बहुत खुश होते हैं और रीमा से बोलते हैं, अरे रीमा बिटिया, तुम तो सचमुच में बहुत बहादुर हो। तुम्हारी वजह से ही अब वो जिन इस गुफा से आजाद हो गया है। अब हम गांव वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है और रांझा की मौत का रहस्य भी सब गांव वालों को पता चल गया। इसके बाद गांव वाले बिना डरे हंसी खुशी गांव में रहने लगते हैं।